नमस्कार। आज हम एक बार फिर अरावली को लेकर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा डिसाइड की थी और इस परिभाषा में ये तय किया गया था कि 100 मीटर एलिवेशन से नीचे का क्षेत्र नॉन अरावली है और 100 मीटर से ऊपर का क्षेत्र अरावली है। इसकी वजह से पॉलिटिकल सर्किल में एनवायरमेंटल से जो लोग कंसर्न हैं उनको और वैज्ञानिकों में भी एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ इस डेफिनेशन को लेके कि ऐसा ना हो कि इसकी वजह से अरावली क्षेत्र में अनरेगुलेटेड और बड़े लेवल पर माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए रास्ता खुल जाए। कहने का मतलब है कि नई नई माइनिंग लीजेस ग्रांट की जाए, क्योंकि अरावली आप जानते हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं। कोई 60 से ज़्यादा प्रकार के खनिज यहाँ पर मिलते हैं, उनकी माइनिंग भी हो रही है। ये मेजर मिनरल्स भी हैं और माइनर मिनरल्स भी हैं, जो कि एमएमडीआर के डेफिनेशन में आते हैं। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और अपने पुराने आदेश को स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई है, जिसमें कि ये मैंडेट भी दिया है कि कुछ 4 या 5 बिंदुओं पर भी अध्ययन किया जाए। ये क्या है कि 100 मीटर के नीचे जो के दायरे में जो नॉन अरावली क्षेत्र है उसका मैपिंग किया जाए। मैपिंग करने से क्या होगा कि जो खदानें अभी काम कर रही हैं वो भी प्रॉपर्ली मैप्ड हो जाएंगी। ये भी उसमें मालूम चलेगा कि उनको जितने क्षेत्र में माइनिंग लीज दी गई थी क्या वास्तव में उसी में काम कर रहे हैं, और यदि उससे बाहर काम कर रहे हैं तो वो इलीगल माइनिंग में आ जाता है। और यदि वो अपने दिए गए दायरे के अंदर ही काम कर रहे हैं तो क्या वो साइंटिफिक माइनिंग हो रही है, उसमें रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, क्या वो रेगुलरली माइनिंग करते हैं या कभी कभार माइनिंग करते हैं, और उसकी वजह से यदि फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हुआ है, कहने का मतलब ये कि यदि वहाँ पर पेड़ काटे गए हैं या डिफॉरेस्ट हुआ है तो उसके फिर दूसरे नियम है, वो क्या उनको फॉलो किया गया, क्या वाटर बॉडीज डिस्टर्ब हुई हैं, ये सब चीज़ें इस मैपिंग में आ जाएंगी। यदि कोई वाइल्ड लाइफ है तो क्या वाइल्ड लाइफ उससे कैसे अफेक्टेड है, क्या वो वहाँ से माइग्रेट कर गई है या फ्लरिश हुई है, ये मैपिंग में मालूम चलेगा। दूसरा, 100 मीटर के ऊपर के दायरे में भी इसी प्रकार की मैपिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर माइनिंग अभी नहीं चल रही है। तो नेचुरली वहाँ पर जो दूसरे इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, और यदि कोई वाटर बॉडीज़ हैं और या उनके चैनल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, कहते हैं ना वाटर शेड जो है सहायताओं के उत्पन्न बिंदु वहीं से होते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ उस मैपिंग में आएंगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में कभी ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल उस क्षेत्र में मिल रहा है तो क्या वास्तव में माइनिंग के लिए लीज ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक फर्म डिसीजन लेने में इसमें सहायता मिलेगी। क्योंकि पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो रिचर्ड मर्फी की डेफिनेशन पे दिया गया था, जो कि लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन के ऊपर आधारित है, जिसमें कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को कंसीडर किया जाता है, टोपोग्राफी को कंसीडर किया जाता है, और जो लैंडफॉर्म्स हैं जो कि इरोजन और वेदिंग से बने हैं उनको कंसीडर किया जाता है। 1968 में वो डेफिनेशन दी गई थी, तो वो अब काफ़ी पुरानी हो गई है, और क्योंकि अब जीआईएस और बेटर मैपिंग टूल्स अवेलेबल हैं, तो आज हम जब ये स्टडी करेंगे तो हम किसी बेटर नतीजे पर पहुंच सकते हैं, जो कि ज़्यादा लॉजिकल होगा, ज़्यादा साइंटिफिक होगा और ज़्यादा टेक्निकल भी होगा। इसके अलावा कोर्ट का ये भी मानना था कि जो रेगुलेटेड माइनिंग हो रही है, मतलब जो नियमों के अनुसार हो रही है माइनिंग, उनका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है उसका भी अध्ययन किया जाए, जिससे कि हमें मालूम हो कि जो माइनिंग लीजेस हम दे रहे हैं या फिर अतीत में दी गई है उनका इम्पैक्ट अभी क्या हो रहा है। फिर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कि अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली रेंजेस पार्शियल है। वहाँ जैसे कि अरावलीज, चित्तौड़ में अरावलीज भी हैं और विन्यास भी हैं, तो उनका आपस में जो माइनिंग हो रही है उनका आपस में क्या इकोलॉजिकल किसी वजह से डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, उसको भी रिकॉर्ड में लाया जाए, उसको भी मैप किया जाए। इसके अलावा जो माइनिंग की वजह से और इस डेफिनेशन की वजह से, जो डेफिनेशन अभी दी गई है जिस पर अभी हमने चर्चा भी की, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिस्टर्बेंसेस क्या होंगे। तो ये जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं माइनिंग की वजह से हो रहे हैं, जिसमें कि लैंड डिग्रेडेशन होता है,
सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन ही होता है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, यदि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है तो उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट है और क्या उनका रिस्टोरेशन संभव है। और ये भी मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि जो माइनिंग लीज दी जा रही है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर है या नहीं है, क्योंकि हमको ये भी अभी ध्यान रखना चाहिए, जब ये डेफिनेशन बनी रही है तो हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। ये ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसकी कॉन्सेप्ट में ही फ्यूचर जनरेशन को फोकस किया गया। तो यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले कुछ समय पहले ऐसा होता था कर्नाटक राज्य में, जैसा कि मेरी नॉलेज में है, कि लाइमस्टोन की जो माइनिंग लीजेज हैं वो कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, ये कह के कि अभी जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें एग्जिस्टिंग माइनिंग लीजेस के लिए ही पर्याप्त है, आगे देने के लिए संभावना नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने प्रॉस्पेक्टिंग की, उसके बाद में नए रिसोर्सेज ऑगमेंट हुए, अभी उन्होंने फिर से लीजेस ग्रांट करना शुरू किया है, वो ऑक्शन के ही थ्रू ग्रांट होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी करने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ मिनरल्स में अब हम पूरी सैचुरेटेड लेवल पर आ गए हैं और अब वहाँ पर ग्रांट ना करें कुछ साल तो भी चल सकता है। इन चीज़ों को भी फोकस में रखने की ज़रूरत है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो नेचुरली हम फिर एक बेटर प्लानिंग के साथ माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा और माइनिंग सेक्टर भी वेल रेगुलेटेड होगा। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस कैसे आती हैं, और इनके ऊपर हम लोगों की पूरा निगाह रहेगा। आप लोगों ने देखा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।